नमस्कार, वेलकम टू द डेली जियो पॉलिटिक्स। पिछले कुछ महीनों में हमने कई वीडियोस बनाई, जैसे ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम डील, इंडोनेशिया से निकल डिप्लोमेसी, म्यांमार से रेयर अर्थ मिनरल्स, जापान से सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन। एंड आई एम श्योर आपने मेरी वीडियो से या फिर कहीं ना कहीं से ये सारी न्यूज़ ज़रूर सुनी होंगी, और तब आपको शायद ये लगा हो कि ये सब अलग अलग अनकनेक्टेड न्यूज़ हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सब एक ही पज़ल के छोटे छोटे पीसेस हैं, और आज इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा पज़ल दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इंडिया एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और मैं चाहता हूँ आप सभी अपना जवाब सोचना शुरू कर दें। सवाल ये होगा कि क्या इंडिया अगले 10 सालों में जेन्युइनली मिनरल इंडिपेंडेंट नेशन बन सकता है? ये सवाल आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि जो फैक्ट्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उससे शायद आपका जवाब बदल जाए। अब देखो, अगर 20th सेंचुरी की इकोनॉमी ऑयल पे चलती है तो 21st सेंचुरी की इकोनॉमी क्रिटिकल मिनरल्स पे चलने वाली है। मैं इसको समझाता हूँ। जैसे ऑयल के बिना 20th सेंचुरी में कोई भी इंडस्ट्रीज, कार, प्लेन्स, फैक्ट्रीज कुछ नहीं चल सकता था, वैसे ही अब ईवी, सेमीकंडक्टर, फाइटर जेट्स, इवन एआई कुछ भी नहीं चलेगा इन क्रिटिकल मिनरल्स के बिना। सोचिए, जो देश ऑयल कंट्रोल करता है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, वैसे ही जो देश मिनरल्स को कंट्रोल करेगा वो क्या करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इंडिया इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, मतलब इंडिया को इतनी जल्दी क्यों है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। तो जवाब है, इंडिया अपनी 100% कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट, 100% निकल की रिक्वायरमेंट और कॉपर की रिक्वायरमेंट 90% इम्पोर्ट से पूरी करता है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो अब तक आप समझ गए होंगे कि चाहे वो ईवी बैटरीज हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, रीन्यूएबल एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, सैटेलाइट्स हो, हर चीज़ में ये मिनरल्स चाहिए होते हैं। मतलब बेसिकली हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बैकबोन है ये मिनरल्स। अब आप यहाँ पे एक जेन्युइन सवाल खुद से पूछ सकते हैं कि इंडिया इतनी बड़ी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, तो फिर इन रॉ मटेरियल्स के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों है? तो इसका जवाब है कि क्रिटिकल मिनरल्स हर जगह नहीं मिलते, बहुत लिमिटेड लोकेशंस पे कंसंट्रेटेड रहते हैं, ये सिर्फ कुछ कंट्रीज़ के पास है, और इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। आप ये फिगर देखिए, इसमें इस फिगर का मेजर करने का तरीका है कि जितने ज़्यादा बड़ा सर्कल उतने ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स। तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। चाइना सबसे ज़्यादा माइनिंग करता है इन रेयर अर्थ मिनरल्स की, लगभग 70% के आसपास चाइना का ही कंट्रोल है इन रेयर अर्थ मिनरल्स पे। इसके अलावा चाइना का रेयर अर्थ मिनरल के प्रोसेसिंग में भी मोनोपोली है। चाइना लगभग 85 से 90% प्रोसेसिंग कैपेसिटी बिल्ड कर चुका है। तो इन केस अगर कोई दूसरा देश रेयर अर्थ मिनरल निकाल भी लेता है तो प्रोसेसिंग के लिए उनको चाइना से ही बात करनी पड़ेगी। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि अगर प्रोसेसिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर इंडिया कैसे इस प्रॉब्लम से पार पाएगा? इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि अचानक से इतना पैनिक क्यों मच रहा है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। क्योंकि चाइना की मोनोपोली तो बहुत सालों से है, फिर अचानक से इतनी हलचल क्यों? देखो, 2025-26 में 2-3 चीज़ें एक साथ हुई। जैसे 2025 में अप्रैल जुलाई के बीच में चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। इसका सीधा असर इंडिया के इंडस्ट्रीज पर पड़ा और सप्लाई डिसरप्शन हुई, और ये एक वेकअप कॉल था, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया को रियलाइज़ हुआ कि अगर चाइना चाहे तो कभी भी रिस्ट्रिक्शन लगा के कंट्रीज की सप्लाई चेन डिसरप्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि रशिया यूक्रेन वॉर ने एक बहुत बड़ी चीज़ सिखा दी कि किसी एक सप्लायर पर ज़्यादा डिपेंड करना कितना डेंजरस हो सकता है। जब यूरोप अपनी एनर्जी के लिए रशिया पर डिपेंड करता था और वो डिपेंडेंसी एक वेपन बन गई रशिया की, तब दुनिया ने सीरियसली सोचना शुरू किया कि मिनरल्स में भी ये रिस्क हो सकता है। तीसरी चीज़, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें कहा था कि यूएस ईरान वॉर से इंडिया को ये रियलाइज़ हो चुका है कि सिर्फ ऑयल सिक्योरिटी काफ़ी नहीं है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी चीज़ बंद हो सकती है तो मिनरल्स का सप्लाई चेन तो और भी वल्नरेबल है। चौथी चीज़ क्या हुई कि देखो,
AI, EV, सेमीकंडक्टर, ये सब इंडस्ट्री एक साथ एक्सप्लोड कर रहे हैं दुनिया भर में। डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हर बड़ा देश, चाहे USA हो, जापान हो, इंडिया हो, सबको रियलाइज़ हो गया है कि अगर अपनी सप्लाई सिक्योर ना करी तो अगले 10 सालों में हम बहुत पीछे हो जाएंगे। यही वजह है कि इंडिया के PM ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, जापान के साथ डील्स कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल देश है और इस रेस में इंडिया अपनी पोजीशन सिक्योर करना चाहता है इन कंट्रीज के साथ डील साइन करके। अब देखते हैं इंडिया ने इस रेस में अब तक क्या क्या किया है। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करेगा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, जो डायरेक्टली इंडिया के 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047 के टारगेट को पूरा करने में हेल्प करेगा। वहीं इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा निकल प्रोड्यूसर है और इंडिया के साथ प्रोसेसिंग पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहा है EV बैटरीज के लिए। म्यांमार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ प्रोड्यूसर है, पर अभी इंडिया के साथ उसकी कोई फॉर्मल डील नहीं हुई है, बस कंसल्टेशन स्टेज पे बातचीत चल रही है। जापान के साथ भी बहुत सारे MOC साइन हुए थे जब जापान के PM इंडिया आए थे। अब आप देखोगे तो ये चारों डील अलग अलग नेशन के साथ हुए हैं और देखने में ये लगते हैं कि अलग अलग हैं, पर हकीकत में ये सब एक लार्जर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इंडिया अपनी मिनरल सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि एक देश यानी चाइना पे डिपेंडेंट ना रहे। अब आप ये ग्राफ देखो अच्छे से। इस ग्राफ में ये दिखा रहा है कि इंडिया कितने देशों पे इम्पोर्ट के लिए डिपेंडेंट है और इन देशों से कितना ज़्यादा जियोपॉलिटिकल रिस्क है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी इम्पोर्ट की जो है वो चाइना के साथ है। यहाँ पे आप देखो ये क्वाड्रेंट 4 है, यहाँ पे चाइना के साथ डिपेंडेंसी है, यहाँ पे चाइना के साथ डिपेंडेंसी है। तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी भी चाइना के साथ है और सबसे ज़्यादा रिस्क भी चाइना से ही है। तो इसीलिए इंडिया ना सिर्फ इन 4 नेशन से लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया एंड म्यांमार, ना सिर्फ इनसे नहीं बात कर रहा, इंडिया और भी कंट्रीज जैसे ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड्स के साथ एक्टिवली बातचीत कर रहा है। कनाडा के साथ तो यूरेनियम, एनर्जी, मिनरल्स और AI इन सब को लेकर एग्रीमेंट्स करने की बात हो रही है। अब ये सब तो हो गए फॉरेन कंट्रीज के साथ डील, बट आप पूछेंगे इंडिया खुद क्या कर रहा है डोमेस्टिकली। तो देखो गवर्नमेंट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया है। ये जनवरी 2025 में लॉन्च हुई थी। रफली इसका बजट 16,300 करोड़ के आसपास है। इसका टारगेट है कि 2031 तक 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना है। वहीं GSI जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2024-25 में टोटल 196 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। और आपने सुना भी होगा रियासी जम्मू कश्मीर में एक लिथियम रिजर्व मिला था 5.9 मिलियन टन का, बट इस पे अभी काम चल रहा है, माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। वहीं इंडिया ने 2026-27 के यूनियन बजट में टोटल 25 क्रिटिकल मिनरल्स को बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया है। इसके अलावा एक डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर भी बनाने का प्रपोजल है, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट शामिल हैं। इसके अलावा एक PLI स्कीम लॉन्च हुई है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। और तो और इंडिया एक ग्रुप जिसको USA लीड करता है उसका मेंबर भी है। इस ग्रुप का नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसका मेन पर्पस है कि मिनरल सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करके रखेगा ताकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट कर सके। अब ये सब सुन के देख के तो बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, पर ऑनेस्टली एक चीज़ है जिस पे इंडिया को बहुत काम करने की आवश्यकता है, वो है प्रोसेसिंग कैपेसिटी। इंडिया अभी भी हाई प्योरिटी मिनरल्स प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में। आप दूसरे देशों से रॉ मटेरियल्स इंडिया ला सकते हो, पर अगर उसे प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो वो रॉ मटेरियल्स उतने काम के नहीं हैं। यही वो एक चीज़ है जो चाइना को पावरफुल बना देता है। तो ऑनेस्ट सवाल ये है कि क्या इंडिया सिर्फ सोर्सिंग डाइवर्सिफाई कर रहा है या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी जेन्युइनली बिल्ड कर रहा है? देखो जवाब है इंडिया ट्राई कर रहा है। ये सब सालों का प्रोसेस है, रातों रात नहीं होगा। चाइना को भी अपनी डोमिनेंस बनाने में सालों लगे थे। आप कमेंट सेक्शन में बताना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना इस इशू को लेकर कि इंडिया और क्या बेहतर कर सकता है चाइना के स्ट्रैप को तोड़ने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।